Hello everyone, my name is Priya Yadav, Assistant Professor from Department of Applied Science and Humanities, Access Institute of Technology and Management. So I'll be teaching you Environment and Ecology, which is a subject for BTech first year. So an overview of environment and ecology, we'll study this. Environment और ecology की जो definition है, environment है क्या, ecology क्या है और इसकी study important क्यों है, इसका scope क्या है, हम ये पढ़ेंगे. और इसमें environmental education जो है वो सभी लोगों के लिए for women, for each and every child, सभी लोगों के लिए important क्यों है, हम इसमें ये पढ़ेंगे. तो डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट होता क्या है? एनवायरनमेंट वो हर जो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो सभी कलेक्टिवली हमारा एनवायरनमेंट कहलाई जाती हैं. तो द थिंग्स विच आर इन आवर सराउंडिंग इंक्लूडिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आर नोन एज कलेक्टिवली नोन एज एनवायरनमेंट. और इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी इसकी स्टडी, एनवायरनमेंट की स्टडी को ही हम इकोलॉजी कहते हैं. इकोलॉजी जो है वो डिराइव किया जाता है दो वर्ड से, ओइकोस एंड लोगोस. ओइकोस मींस सराउंडिंग एंड लोगोस मींस स्टडी. तो इकोलॉजी मींस स्टडी ऑफ आवर सराउंडिंग, यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए स्टडी ऑफ आवर एनवायरनमेंट. तो स्कोप और इंपॉर्टेंस क्या होता है एनवायरमेंटल स्टडीज का, हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ेंगे, बीटेक फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो स्कोप और इंपॉर्टेंस एनवायरमेंटल एजुकेशन का ये होता है कि एनवायरमेंट, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं अपने सराउंडिंग की, तो अगर हम बच्चों को यही बताएंगे कि हमें अपना सराउंडिंग कैसे रखना है, अपने सराउंडिंग को ठीक से कैसे रखना है, अगर यही नहीं हम बता पाएंगे तो चाहे कितने भी अच्छे एडुकेटेड पर्सन हम बन जाएं, इट इज ऑफ नो यूज. तो इसीलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, तो ये इसीलिए एनवायरमेंट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ग्लोबल इशू है. ये एक प्रॉपर किसी सिटी का या किसी प्रॉपर स्टेट का या किसी कंट्री का स्पेसिफिक इशू नहीं है, ये ग्लोबल इशू है. इसमें हम अर्थ को पूरा कवर करेंगे. So it deals with the scientific study of environmental system, air, water, soil and land, the inherent of induced changes on organisms and the environmental damages incurred as a result of human interaction with the environment. सिंपल सी बात है, ह्यूमन जब एनवायरनमेंट में रह रहा है, हम लोग ह्यूमंस हैं, हम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो हम उस एनवायरनमेंट को खराब भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को पल्यूट कर रहे हैं. तो हमें वो चीज नहीं करनी है. हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इस टॉपिक में यही सारी चीजें पढ़ेंगे और इन चीजों को कैसे कंजर्व करना है, हमारे एनवायरनमेंट को हमें कैसे सेफ रखना है, हम ये चीज स्टडी करेंगे. एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या होता है? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हम जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें बताया जाएगा कि टेक्निकल एस्पेक्ट से हम एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि एनवायरनमेंट में जब हम किसी भी वाटर क्वालिटी चेक करेंगे, एयर क्वालिटी चेक करेंगे, तो उसमें हम कई सारी अपैरेटस यूज करेंगे जो टेक्निकल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कर सकते हैं. अलग से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की स्टडी होती है बाकायदा पूरी. Environmental management, it promotes due regard for physical, social and economic environment of the enterprise or projects. It encourages planned investment at the start of production chain rather than forced investment in cleaning up at the end. क्लीनिंग अप करनी है एनवायरमेंट की. एनवायरमेंटल मैनेजमेंट यही है कि एनवायरमेंट को हमें मैनेज करना है, उसे ठीक से रखना है. ओके, ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज. कुछ एनवायरमेंटल स्टडीज के ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो हम पढ़ेंगे. यूनेस्को के अकॉर्डिंग क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अमंग पीपल. लोगों को बताना है कि एनवायरमेंट में क्या क्या, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो डायरेक्टली हम ही को हार्म कर सकती हैं. हम लोग सोचते हैं कि एनवायरमेंट को चलो कितना भी पल्यूट कर लो, हम अपने जोन में सेफ है, अपने जोन में ठीक है, बट नहीं, वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर हम तक आएगी. वो प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है. तो इसीलिए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर. Imparting basic knowledge about the environment and its allied problems. Developing an attitude of concern for the environment. सिंपल सी बात है, हम लोगों को एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना है लोगों में कि एनवायरमेंटल कंसर्न रहे. जैसे कि सिंपल, हम लोग अगर मार्केट भी जाते हैं, कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह लेने जाते हैं, तो हमें पता है कि प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक पोल्यूशन कॉज करती है.
नेचर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बट स्टिल हम लोग ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम लोग जब एनवायरमेंट जब डीपली डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें रियलाइज होगा। तो एनवायरमेंटल कंसर्न एक डेवलप करना है हमें यही चीज पढ़ा के कि नहीं, एक सिंपल सी बात है, एक जूट बैग कैरी करके चलो, एक क्लॉथ बैग अपने साथ कैरी करके चलो, वो यूज करो। तो ये अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी है, एनवायरमेंटल कंसर्न लोगों के अंदर क्रिएट करना है, इसीलिए हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करना है। Motivating public to participate in environment protection and environment improvement, acquiring skills to help the concerned individuals in identifying and solving environmental problems, striving to attain harmony with nature. नेचर के साथ हम लोगों को हार्मनी मेंटेन करके रखनी है। एक्वायरिंग स्किल्स टू हेल्प द कंसर्न इंडिविजुअल्स, कुछ लोग जो कंसर्न है, जिनको एनवायरमेंट को लेकर बड़ा कंसर्न होता है, तो उन्हें भी हेल्प करना है, उन्हें स्किल्स भी देनी है, उन्हें बताना है कि इन प्रॉब्लम से हम कैसे बचेंगे। ओके, कुछ गाइडलाइंस हैं यूनेस्को की। एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी राइट फ्रॉम द प्राइमरी अप टू द पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज। ये यूनेस्को के गाइडलाइंस हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन प्राइमरी स्टेज से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज तक बहुत इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में, चाहे आप किसी भी तरह का कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, बट एनवायरमेंटल एजुकेशन एक अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड हैव एन interdisciplinary approach by including physical, chemical, biological as well as socio-cultural aspects of the environment. It should build a bridge between biology and technology. Environmental education यही है कि हमें एक बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी में एक ब्रिज बिल्ड कर देना है। Environmental education should take into account the historical perspective, the current and the potential historical issues. Environmental education जो है वो जितने भी जो अभी करंट के इश्यूज हैं और जो पुराने इश्यूज हैं उनकी भी स्टडी हमें करनी है, उन प्रॉब्लम्स को भी हमें सॉल्व करना है। Environmental education should emphasize the importance of sustainable development, that is economic development without degrading the environment. Environmental education should emphasize the necessity of seeking environmental cooperation in environmental planning. तो एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है ये एम्फेसाइज करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हमें डेवलपमेंट तो करना है लेकिन एनवायरमेंट को हार्म नहीं करना है। जो रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखने हैं। कई सारे हमारे पास ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, जो आज एक्सट्रीम अगर यूज कर लें, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अगर पूरी पॉपुलेशन इन रिसोर्सेज को यूज कर ले तो आगे के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसे करना है, यानी डेवलपमेंट ऐसे करना है कि आगे के लिए भी रिसोर्सेज बचा के रखने हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे। अब हमारा यूनिट जो है इस सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स हैं, तो उसमें फर्स्ट यूनिट में क्या क्या कंटेंट्स है आगे देखते हैं। एनवायरमेंट, डेफिनेशन एनवायरमेंट की पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, सेगमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। एनवायरमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग, एनवायरमेंट के क्या टाइप्स होते हैं, कितने तरह के एनवायरमेंट होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, सेगमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, बायोटिक फैक्टर्स हो जाते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हो जाते हैं, तो कई सारी जो एनवायरमेंट के सभी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सेगमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट में हम ये पढ़ेंगे कि एनवायरमेंट किन चीजों को मिलाकर बनता है, जैसे कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन सारी चीजों को कलेक्टिवली अगर मिलाया जाए तो एनवायरमेंट बनता है हमारा, तो ये पढ़ेंगे। स्कोप और इंपॉर्टेंस क्या है एनवायरमेंट की, एनवायरमेंटल एजुकेशन की, हम ये पढ़ेंगे। पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत क्यों है, हम ये पढ़ेंगे आगे। इकोसिस्टम नेक्स्ट चैप्टर है इसी यूनिट में, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, बैलेंस इकोसिस्टम, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में भी यही आएगा, एक इकोसिस्टम क्या होता है, एक जोन। इकोसिस्टम जो है हमारे पूरे एनवायरनमेंट का या पूरे बायोस्फीयर का एक फंक्शनल यूनिट होता है, एक छोटा यूनिट होता है, कई सारे इकोसिस्टम को मिलाकर ही एक बड़ा सा बायोस्फीयर बनता है, तो वो पढ़ेंगे हम। फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, ये जो तीनों चीजें हैं ये फीडिंग मैकेनिज्म को शो करती हैं। जैसे कि फूड चेन है, फूड चेन मतलब क्या, फूड चेन एक सीक्वेंस होती है ऑर्गेनिजम्स की, कौन किसको खा रहा है, इस तरह से फूड चेन होती है। फूड वेब में कई सारी फूड चेन्स इंटरलिंक्ड होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं,
उसी तरह इकोलॉजिकल पिरामिड है, इसमें भी यही बताया जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसे खा रहा है, बट डिफरेंस बस इतना होता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड में ये बता दिया जाता है कि पॉपुलेशन किस ऑर्गेनिज्म की कितनी ज्यादा है, या फिर पॉपुलेशन दिखा दी जाती है। Effects of human activities such as food, shelter, housing, agriculture, industry, mining। तो ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, फूड, शेल्टर, हाउसिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग, इन सभी एक्टिविटीज का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसा इफेक्ट पड़ता है, हम ये पढ़ेंगे इस यूनिट में। ट्रांसपोर्टेशन भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे एनवायरनमेंट पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। EIA और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। EIA एक एक्टिविटी होती है, एक डिजाइंड टूल होता है जिससे कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी का असेसमेंट किया जाता है, तो वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड, नेचुरल रिसोर्सेज। यूनिट सेकंड में हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारी रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज मतलब किसी भी चीज की सप्लाई जो किस ह्यूमन के यूज में आ रही हो, हम लोग उसे यूज कर रहे हो, उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। नेचुरल रिसोर्सेज कई तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज दो अलग तरह से, दो टाइप्स में क्लासिफाई हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर अवेलेबिलिटी, सच एज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। फिर इनको भी फर्दर और क्लासिफाई किया जाता है, वो हम डिटेल में इस यूनिट में पढ़ेंगे। अगला है वाटर रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर रिसोर्स भी आ जाएगा, तो वाटर रिसोर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, हमारे प्लैनेट अर्थ पे ये कितना अवेलेबल है, इसके सोर्सेज क्या है, इसके क्वालिटी एस्पेक्ट्स। क्वालिटी वाटर तो बहुत है हमारे अर्थ पे, लेकिन उसके उतनी क्वालिटी है ही नहीं कि हम लोग यूज कर पाए, तो क्वालिटी एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। और भी जो वाटर है वो भी खराब क्वालिटी का होता है, कुछ पॉल्यूटेड होता है, तो क्वालिटी एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे कि भाई हम वाटर क्वालिटी कैसे पता करें कि ये अच्छी है या नहीं, ये पढ़ेंगे। वाटर बॉर्न एंड वाटर इंड्यूस्ड डिसीजेस पढ़ेंगे, मतलब वो बीमारियां जो पानी की वजह से फैलती हैं, खराब पानी को, कंटेमिनेटेड वाटर को पीने से फैलती हैं, वो पढ़ेंगे। फ्लोराइड एंड आर्सेनिक प्रॉब्लम्स इन ड्रिंकिंग वाटर, हम ये पढ़ेंगे, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो वाटर में अगर प्रेजेंट हो और वो पानी कोई पी ले, या फिर कॉन्स्टेंटली वो पानी वो कोई पिए कंटिन्यूसली, तो उसे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हम ये पढ़ेंगे इस यूनिट में। नेक्स्ट है मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे मटेरियल साइकिल्स। मटेरियल साइकिल ये वो साइकिल होती हैं कि कोई एक मटेरियल जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में कैसे फ्लो हो रहा है, एटमॉस्फेयर से अर्थ के अंदर कैसे आता है, अर्थ से फिर कैसे वो मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास जाता है, और फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाद वो वापस कैसे एटमॉस्फेयर में चला जाता है। साइकिल यही होती है, जहां से वो स्टार्ट हुआ है वहीं वो खत्म होगा। तो मटेरियल साइकिल्स हम पढ़ेंगे। तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल, तो इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत ज्यादा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड सल्फर साइकिल। एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज में कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे डिटेल में। और फॉरेस्ट रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, इंपैक्ट ऑफ फॉरेस्ट डिप्लीशन ऑन सोसाइटी। फॉरेस्ट रिसोर्सेज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है इस यूनिट में, क्यों है, क्योंकि फॉरेस्ट को हम लोग लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट कहते हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज से काफी सारी जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है, एयर प्योरीफाई होती है, तो इसलिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस यूनिट का पार्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है। तो नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, यूनिट 3। यूनिट 3 में हम डिटेल में पढ़ेंगे पॉल्यूशन एंड देयर इफेक्ट्स। पॉल्यूशन से पब्लिक हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है, हम ये पढ़ेंगे। तो कई तरह के पॉल्यूशन होते हैं, वाटर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, और ये सारे पॉल्यूशन के बारे में हम डिटेल में इस यूनिट में पढ़ेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है। सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं, कई सारे इंजीनियरिंग में जो बेसिक मेथड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो होते हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस यूनिट। नेक्स्ट यूनिट 4। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे करंट एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ इंपॉर्टेंस। करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में नॉलेज होना सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच एज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, यानी कि हमारे ग्लोब का
कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। ऐसा नहीं कि सडनली एक दिन राइज हो गया अगले दिन फॉल हो गया, नहीं। जो एवरेज टेम्परेचर होता है ग्लोब का वो कई सालों से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ना हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसके जो इल इफेक्ट्स हैं वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट्स यानी कि ग्रीन हाउस एक सिंपली देखा जाए तो ग्लास चेम्बर होता है, ग्लास से या फिर प्लास्टिक से ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बना हुआ होता है। तो वो होता ग्रीन हाउस में होता ये है कि जो सनलाइट अंदर आती है वो ट्रैप हो जाती है, वो वापस बाहर नहीं जा पाती। हमें पता है सनलाइट किसी भी चीज पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, लेकिन ग्रीन हाउस में होता ये है कि जब वो रिफ्लेक्ट बैक करती हैं तो वो ट्रैप हो जाती हैं ड्यू टू सम एलिमेंट्स जो कि रोक लेते हैं सनलाइट को। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हमारे अर्थ पे वो इफेक्ट दिखाई दे रहा है, हमारे अर्थ में सनलाइट ट्रैप हो रही है, रेडिएशन ट्रैप हो रहा है और उस वजह से हमारे अर्थ का जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम ये पढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन सब चीजों की वजह से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। जैसे कि कभी भी पहले सीजन जो है वो अकॉर्डिंग टू जो कैलेंडर में सीजन होते थे या फिर जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो सीजन आते थे प्रॉपरली उसी तरह से मौसम हमारा चेंज होता था। लेकिन अब कभी भी सडन रेनफॉल हो रही है तो उससे लॉस क्या होता है? उससे हर किसी को सिंपली वो लॉस ऊपर ऊपर से नहीं दिखाई देते, बट लॉस ये होते हैं जैसे एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है कि किसी भी चीज की हार्वेस्टिंग का टाइम है, किसी क्रॉप के हार्वेस्टिंग का टाइम है, तब रेनफॉल हो गई तो बहुत बड़ा लॉस है। इससे हमें इकोनॉमिक लॉस भी होता है और एनवायरमेंटल लॉस तो है ही है। एसिड रेन, एसिड रेन मतलब जो रेनफॉल होती है उसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स के वजह से जब ऊपर ट्रोपोस्फेयर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स हो जाता है, सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड। तो ये एसिड्स के फॉर्मेशन की वजह से बारिश के पानी के साथ ये एसिड भी धरती पर गिरता है और जब ये एसिड हमारे अर्थ के सरफेस पर गिरता है तो सिर्फ अर्थ के सरफेस पर हमारी सॉइल को खराब कर देता है, हमारी सॉइल में एसिडिक सॉइल को एसिडिक कर देता है जो कई सारे क्रॉप के लिए अच्छी नहीं होती। कई सारे क्रॉप पर ही अगर एसिड रेन गिरेगी तो वो क्रॉप भी खराब हो जाएगा। कई सारे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हो गए, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए, उन पे भी अगर एसिड रेन गिरेगी तो वो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो एसिड रेन पढ़ेंगे। ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन, ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, अर्थ की सेकेंड लेयर में, एटमॉस्फेरिक लेयर में। तो ओजोन लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि ये मैक्सिमम यूवी रेस को फिल्टर कर देती है जब अर्थ पे सनलाइट आती है। तो इसका प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इसका डिप्लीशन भी पढ़ेंगे, मतलब ओजोन लेयर पहली बात तो बनती कैसे है और दूसरी बात अब वो बन गई तो वो डिप्लीट कैसे हो रही है वो पढ़ेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोग रिसोर्सेज को अननेसेसरीली यूज भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए पॉपुलेशन ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करना है वो भी इस यूनिट में होगा। ऑटोमोबाइल पोल्यूशन यानी कि जो व्हीकल्स होते हैं, जो हम लोग व्हीकल्स यूज कर रहे हैं उस उससे जो पोल्यूशन होता है वो कितना ज्यादा हार्मफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए, हम ये पढ़ेंगे। बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ, ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, पराली जलाना। तो ये जो पैडी स्ट्रॉ है इसको जलाने से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है वो कितना ज्यादा हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, यूनिट 4 में। यूनिट 5 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इनिशिएटिव्स बाय एनजीओज। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में इंडिया में लाया गया था। तब हमें रियलाइज हुआ कि हमें इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, हमें कई सारी चीज़ों को कंजर्व करना है। तो ये एक्ट लाया गया। इस एक्ट में कई सारी गाइडलाइंस थी, कई सारे रूल्स की एक लिस्ट थी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूल्स फॉलो किए जाएंगे। और कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो एनजीओज के द्वारा लिए जाते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं? ये एनजीओज वैसे होते ये हैं कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ये इनको कहीं गवर्नमेंट से सैलरी नहीं मिलती, बट हाँ इन लोगों को गवर्नमेंट से अगर हेल्प चाहिए होती है, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है या फिर किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए होती है तो ये ले सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि इसमें जो वर्किंग पर्सन है उन्हें एक पेड सैलरी मिल रही होती है, ऐसा नहीं होता है। तो एनजीओज भी कुछ अच्छे स्टेप्स लेते हैं एनवायरमेंट के लिए, तो वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। और ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ।
तो ह्यूमन पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट के बीच में जो एक कनेक्शन है, जो इंटरैक्शन है, वो हम पढ़ेंगे इस यूनिट में कि ह्यूमन पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ना एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है, हम ये इस यूनिट में पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल एजुकेशन और विमेन एजुकेशन हम ये इस यूनिट में पढ़ेंगे। जो हमने सबसे पहले ही नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस पढ़ा था, वही टॉपिक इसमें थोड़ा सा आ जाएगा कि एनवायरमेंटल एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल एजुकेशन किस किस तक पहुंचनी चाहिए, और विमेन एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इस टॉपिक में, एनवायरमेंट के टॉपिक में विमेन एजुकेशन ये टॉपिक क्यों आ गया, क्योंकि विमेन एजुकेशन ही पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड है। विमेन अगर एजुकेटेड होगी तो हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर पाएंगे, और अगर जितनी भी पॉपुलेशन होगी उतनी वो पॉपुलेशन एडुकेटेड होगी। जब कोई एडुकेटेड पर्सन होगा तो वो सिंपल सी बात है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को जल्दी समझेगा। तो इसीलिए ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, और हम इन्हें डिटेल में जब एक एक यूनिट वाइज पढ़ेंगे तो सभी को समझेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये ओवरव्यू सिलेबस का समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।